चलिए अगला टॉपिक आप देखिएगा, तो अगला टॉपिक हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नहीं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब द्रव्य में गैस की विलयता, द्रव्य में गैस की विलयता। हाँ ये अब देखा जाए तो हम लोग को पढ़ना है द्रव्य में गैस की विलयता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में लिखा हुआ है द्रव्य में, क्या लिखा हुआ है, द्रव्य में। इसका मतलब यहाँ पर विलायक कौन है, द्रव्य है, विलायक यहाँ पर हमारा द्रव्य है। नहीं, और द्रव्य में गैस घुला हुआ है, तो विलय कौन होगा, गैस। ध्यान रखना है, इस केस में आपका जो विलय है वो आपका गैस होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि तुमसे कोई पूछ दे कि अगर कोई पदार्थ तुमको दिया हुआ है, कोई तुमको पदार्थ दिया हुआ है, मान लो कि पदार्थ तुमको कोई दिया हुआ है, मान लो पदार्थ में तुमको H2O ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, H2O। अब H2O का 3 अवस्था होता है। H2O ठोस अवस्था में भी पाया जाता है बर्फ के रूप में, नहीं द्रव्य अवस्था में भी पाया जाता है, और H2O जो है ये गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में ये पाया जाता है, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये जो H2O का अणु है इसका सबसे ज्यादा ऊर्जा किस स्थिति में होगा, ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में कि गैस अवस्था में, बोलिए किस अवस्था में होगा, बोलिए। कोई ठोस के फेर में है, कोई गैस के फेर में है, कोई द्रव्य के फेर में है। नहीं, देखिए किसी भी चीज का जो ऊर्जा होता है, नहीं वो किसी भी पदार्थ का अगर ऊर्जा बोला जाए तो पदार्थ का जो ऊर्जा होता है वो उसमें उपस्थित जो कण हैं उन कणों के गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। नहीं तो आप अगर देखिएगा तो ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं, नहीं द्रव्य अवस्था में कण थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, ठीक। और जो गैसीय अवस्था है इस स्थिति में कणों का जो गतिज ऊर्जा होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। तो इस अवस्था में जल के कणों की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, इस अवस्था में गैसीय अवस्था में कणों की ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इस अवस्था में मध्यम होगी और इस अवस्था में लगभग नगण्य होती है, ध्यान रखना है, ठीक। ऐसे भी आप जानते हैं, मान लो जल है तो जल का ठोस अवस्था का होना क्या, बर्फ। नहीं तो बर्फ जब है, अगर बर्फ को द्रव्य में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। नहीं तो तुम गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो हीट क्या है, एक ऊर्जा ही है ना जी। तो तुम ऊर्जा दे रहे हो तब जाके बर्फ द्रव्य में बदला। नहीं तो ऊर्जा ग्रहण करके ठोस द्रव्य में बदलता है, तो द्रव्य की ऊर्जा ज्यादा होगी। नहीं अब तुम द्रव्य को गर्म कर रहे हो तो ऊर्जा ग्रहण करके वो गैस में बदलता है, तो गैस की ऊर्जा और ज्यादा हो गई, नहीं हुई क्या कोई। अगर किसी भी गैस को हमको बदलना है, किसी भी गैस को अगर आपको बदलना है द्रव्य में तो क्या करते हैं, गैस को ठंडा कर दीजिए। नहीं गैस को ठंडा कीजिएगा तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव्य को ठंडा कीजिएगा तो ठोस में बदल जाएगा। तो ठंडा करने का मतलब क्या, ऊर्जा खींचना। आप ऊर्जा क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ऊर्जा निकाल दीजिएगा तो अवस्था उसका गैस से द्रव्य, द्रव्य से ठोस आ जाएगा। नहीं तो इन तीनों अवस्थाओं में हमको ये पता चला कि जो गैस होती है इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इस अवस्था में पदार्थ की जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। देखते हो पानी का जो स्टीम इंजन है, स्टीम जो प्रोड्यूस होता है पानी से, उसी से तो हम लोग का पहले रेल इंजन चलता था, उसी से तो आज हम लोग का बिजली उत्पन्न किया जाता है, नहीं किया जाता है क्या, तो स्टीम से, ध्यान रखना है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो पहला बात ये समझ में आ गया। अब ये बताओ कि हमारे पास गैस है, किस रूप में, विलय के रूप में, विलय के रूप में गैस है, और विलायक के रूप में कौन है, द्रव्य है। तो मान लो कि तुम बर्तन में ले लिए विलायक जल, द्रव्य अवस्था में, जल का ले लिए द्रव्य अवस्था में। अब उसमें तुमको घुलाना है कौन चीज, तो CO2 गैस। क्या घुलाना है, CO2 गैस। तो जल द्रव्य अवस्था में है और CO2 गैसीय अवस्था में है, तो जल की ऊर्जा कम और CO2 गैस की ऊर्जा ज्यादा। अब CO2 गैस को अगर हमको जल में घुलाना है तो क्या वो आसानी से घुल जाएगा, क्या नहीं घुलेगा।
दो चीजें आपस में आसानी से कब घुलती हैं? जब उन दोनों की ऊर्जा क्या हो? समान हो। नहीं, दो चीजों की ऊर्जा अगर समान होंगी तो बहुत आसानी से उसे मिक्स कर जाते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन अगर एक की ऊर्जा कम है और एक की ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो वो आसानी से एक दूसरे में नहीं घुलेंगे मिलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर आपके पास पानी है द्रव अवस्था में और उस पानी में अगर किसी गैस को घुलाना है तो गैस को घुलाने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट का यूज करना पड़ेगा, आपको दूसरा उपाय करना पड़ेगा, नहीं तब जाके कोई भी गैस द्रव में घुल पाएगा, और नहीं तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जल्दी नहीं घुलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है? नहीं, तो हमको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें देखा जाए तो गैस के लिए मेनली, अगर देखा जाए तो गैस के लिए मेनली हम लोग का यूज किया जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। क्या यूज किया जाता है? दाब का प्रभाव। नहीं, अगर किसी भी गैस को द्रव में घुलाना है तो गैस पर अगर दबाव लगाया जाए तो दबाव लगाने पर गैस द्रव में क्या होगा? घुल जाएगा। ध्यान रखना है, गैस द्रव में घुल जाएगा। जैसे देखो तो मान लो यहां पर हम एक बर्तन लेते हैं, ये बर्तन हम लिए, यहां पर हम लोग का पिस्टन लगा हुआ है, नहीं, और इसमें आपका द्रव्य हम लिए हुए हैं, और इसी द्रव्य में यहाँ पर कुछ गैस के कण हैं, यहाँ पर आपके गैस के कण हैं, लिख दिए। नहीं, अभी इस पिस्टन पर हम प्रेशर लगाए हुए हैं, मान लो 1 atm का, यानी 1 atm प्रेशर से इसको दबाए हुए हैं। ठीक, अब सेम यही बर्तन का फोटो हम यहाँ बना रहे हैं, सेम यही बर्तन का फोटो हम लोग यहाँ बना रहे हैं। अब इसमें जो पिस्टन है, ये पिस्टन है जिसको हम नीचे ऊपर कर सकते हैं। नहीं, इस पिस्टन में अब तुम देखो तो पानी वही है, नहीं, अब यहाँ पर हम लोग के जो गैस के कण हैं वो पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, कुछ गैस के कण ऊपर भी हैं, नहीं, लेकिन पिस्टन को नीचे करने से कुछ गैस के कण कहाँ चले आए? पानी में चले आए। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो प्रेशर यहाँ 1 atm था और यहाँ पर हम प्रेशर कर दिए मान लो 4 atm, प्रेशर क्या कर दिए? 4 atm। तो प्रेशर हम क्या किए? बढ़ा दिए। नहीं, तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो ऐसा देखा गया कि प्रेशर बढ़ाने से गैस के जो पार्टिकल हैं, गैस के जो कण हैं, वो द्रव्य में घुलना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। जब हम प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन को नीचे करेंगे, तो ये गैस के जो पार्टिकल हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं, प्रेशर लगाने से ये आपस में टकराना शुरू करेंगे। नहीं, जब ये आपस में टकराएंगे तो बार बार टकराने से इनकी ऊर्जा का क्षय होगा, इनकी ऊर्जा बाहर निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी? निकलेगी। तो जब गैस के पिस्टन को जब हम नीचे करते हैं, यानी प्रेशर को जब बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से गैस के कणों के बीच में टकराव होता है। उस टकराव के कारण गैस के कणों की ऊर्जा घटती जाती है। नहीं, जब गैस के कणों की ऊर्जा घटती जाएगी तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर हो क्या होते हैं? नीचे बैठने लगते हैं, यानी द्रव्य में घुलना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना है, दिक्कत है? नहीं, अब अगर आप चाहते हैं कि गैस के पार्टिकल आपका इसमें जल में घुले रहें, नहीं, इस जल में घुल रहे हैं, तो आपको हमेशा इतना प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको हमेशा इतना प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर गलती से इस पिस्टन को ऊपर कर देंगे तो फिर घुला हुआ गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना है, ठीक है? तो हम लोग क्या सिखाया गया कि किसी भी गैस को अगर द्रव्य में घुलाना है, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाएंगे तभी कोई भी गैस द्रव्य में घुलेगा। दिक्कत है? नहीं, तो इस प्रेशर के बारे में, इस प्रेशर के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस प्रेशर के बारे में सबसे पहले हम लोग को बताया था हेनरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? हेनरी नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान रखना है, उन्होंने ही हम लोग को बताया था कि अगर किसी भी गैस को द्रव्य में घुलाना है तो प्रेशर अप्लाई कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रेशर गैस पर लगाइएगा, जितना ज़्यादा प्रेशर गैस पर लगाइएगा, नहीं, गैस की द्रव्य में घुलनशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। दिक्कत है? कह सकते हैं? चलो, तो यहाँ से कुछ पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गैस की ऊर्जा द्रव्य के सापेक्ष में ज्यादा होती है, इसी कारण से गैस आसानी से द्रव्य में नहीं घुलते। गैसों को द्रव्य में घुलाने के लिए गैसों की ऊर्जा को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। गैसों की ऊर्जा कम करने के क्या उपाय है? उनके ताप को घटाना पड़ेगा या उन पर आरोपित दाब बढ़ाना पड़ेगा, यही ना उपाय है। नहीं, गैस की ऊर्जा को कम करना है तो या तो उनके पास जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, उसको कम कर दो ताप घटा के, नहीं, या दूसरा उपाय क्या है कि उन पर दाब को बढ़ा दो। कर सकते हैं ना?
चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए गैस की द्रव में घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला क्या लिखा है, दाब का प्रभाव। तो इस दाब के प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हेनरी साहब ने। तो लिखा भी हुआ है गैस की द्रव्य विलायक में विलयता पर दाब के प्रभाव के बारे में देख लो क्या लिखा हुआ है। दाब के प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, हेनरी। सर्वप्रथम हेनरी ने बताया था, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी नियम कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी नियम कहते हैं। बोलो दिक्कत है इसमें, नहीं? तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना होगा। अब कोई पूछ देता है आपसे कि हेनरी का नियम क्या है, कोई पूछ दिया आपसे कि भाई हेनरी का जो नियम है वो क्या है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें। हेनरी का जो नियम है वो क्या है, तो हेनरी साहब ने कहा कि प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, समानुपाती है विलयता के। प्रेशर समानुपाती है विलयता के। नहीं, अब प्रेशर समानुपाती है विलयता के, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस लाइन को हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि गैस पर जैसे जैसे गैस पर दाब, जैसे जैसे गैस पर दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की द्रव्य में घुलनशीलता क्या होगी जी, बढ़ती जाएगी। बोलो, ये बात हम लोग कहा गया, जैसे जैसे गैस पर दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की द्रव्य में घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। पी बढ़ाओगे विलयता बढ़ती जाएगी, यही बात हम लोग कहा गया। दिक्कत है इसमें, ठीक। अब हेनरी साहब ने क्या कहा, हेनरी साहब ने कहा कि ये जो विलयता है, इस विलयता को हम लोग मोल अंश को लिखेंगे। विलयता के जगह पे क्या लिखेंगे, मोल अंश, नहीं गैस का मोल अंश यूज करेंगे यहाँ पर, गैस का मोल अंश यहाँ पर यूज करेंगे विलयता के जगह पर। नहीं तो विलयता की जगह पर अगर गैस का मोल अंश यूज करेंगे तो उनका यही फॉर्मूला जो है वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, पी समानुपाती विलयता के जगह पर एक्स गैस। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे गैस का मोल अंश बढ़ जाएगा। नहीं तो गैस का मोल अंश बढ़ जाएगा, इसका मतलब मोल अंश का मतलब क्या होता है, एक मोल विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं तो एक्चुअली मोल अंश का मतलब क्या है, विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या का मतलब क्या, विलय की मात्रा। नहीं तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, नहीं तो विलय यहां पर कौन है, गैस। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मोलों की संख्या विलयन में बढ़ जाएगी। तो यही तो हेनरी का लॉ है, ध्यान रखना है। नहीं तो अब हेनरी का जो लॉ लिखा गया वो कुछ इसी तरह से फॉर्मूला हम लोग को लिखा रहता है, यानी यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, देखो तो यदि गैस की विलयता को मोल अंश के रूप में दर्शाया जाए तो इनका फॉर्मूला बन गया P समानुपाती है X गैस। अच्छा, इस X को हम लोग X बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम जानते हैं ना, मोल अंश तो बोलते ही है, इस X सिंबल का नाम होता है जीटा। नहीं, इसको एक्स को जीटा पढ़ते हैं, हम लोग बार एक्स पढ़ते हैं, हमें पढ़ने में ठीक लगता है, लेकिन एक्चुअली में इसका सिंबल का नाम देखिएगा ना, एक्स जो लिखा हुआ है जीटा, उसी को मोलंस कहते हैं। चलिए, तो यहां से हम लोग को आ गया P समानुपाती एक्स गैस, P समानुपाती एक्स गैस। नहीं तो P समानुपाती एक्स गैस लिखा गया। नहीं तो अब हेनरी का लॉ कोई पूछे कि हेनरी का लॉ क्या है, नहीं हेनरी का नियम क्या है, तो इसी रूप में आपको लिखना होगा, इसी रूप में आपको लिखना होगा। क्या हम लोग लिखेंगे कि किसी भी विलयन में गैस पर आरोपित दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। दिक्कत है, नहीं तो ये पॉइंट हम बोल सकते हैं। अब समानुपाती का साइन हटाया गया और समानुपाती का साइन हटा के हम लोग को लिखा गया KH एक्स गैस, KH एक्स गैस।
नहीं, तो यहाँ से अब P का जो मतलब था, ये जो P था वो क्या था, गैस पर लगाया गया दाब। ये क्या है, ये है आपका गैस पर लगाया गया दाब, ये लिखा गया गैस पर लगाया गया दाब। यहां से जो केएच है, इस केएच को कहा गया हेनरी स्थिरांक, केएच को कहा गया हेनरी स्थिरांक। और ये जो एक्स गैस है, इसको कहा गया गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश, या विलियन में गैस का मोल अंश ऐसा बोले। इसका मतलब था विलियन में गैस का मोल अंश, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये हेनरी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना होगा। ये जो है ये हम लोग का आ गया हेनरी साहब का फॉर्मूला, P बराबर KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ध्यान रहेगा। ठीक है, जहां पर सबका मतलब समझ रहे हैं, P का मतलब गैस पर लगाया गया दाब, KH का मतलब हेनरी स्थिरांक, और X गैस का मतलब विलियन में गैस का मोल अंश, ये बताया गया। नहीं, इसका थ्योरी हमको लिखना हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं कि गैस पर लगाया गया दाब, गैस पर लगाया गया दाब विलियन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, विलियन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं, तो यहाँ से हम लोग को ये कहा गया कि गैस पर लगाया गया दाब, गैस पर लगाया गया दाब, गैस पर लगाया गया दाब नहीं विलियन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। नहीं, तो इसका अर्थ भी आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि दाब बढ़ाएंगे तो मोल अंश बढ़ेगा। नहीं, इसका मतलब यही है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, तीर ऊपर का मतलब बढ़ाएंगे, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो एक्स गैस यानी मोल फ्रैक्शन जो गैस का है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इतना में दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आए, क्या कहता है देखो। तो अगला पॉइंट हम देखें अगर, तो हम लोग ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है। ठीक है, जो हेनरी का फॉर्मूला आया है, इसका ग्राफ खींचने के लिए कहा जा रहा है कि इसका ग्राफ आप खींचिए। नहीं, तो ग्राफ हम खींच सकते हैं। देखो तो ये P गैस बराबर XH गैस लिखा हुआ है। नहीं, तो ये मैथ के इक्वेशन से मैच करता है, y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx। ये जो हम इक्वेशन लिखे, ये मैथ का इक्वेशन है। ये इक्वेशन एक्चुअली क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान रखना। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास करता है। ठीक, आप ऐसा इक्वेशन पहले खींचे हुए हैं। नहीं, जैसे एग्जांपल के लिए नहीं होता था पहले, हम लोग 9th में था, x था, y था। नहीं, इसके लिए ऐसे लाइन खींचते थे, फिर ऐसे 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 डॉ बनाते थे हम लोग का। अगर कोई इक्वेशन कोई दे दिया, जैसे यहाँ पर कोई इक्वेशन दे दिया y बराबर 2x दे दिया, इसका अगर आप खींचना होता कैसे खींचते थे, हम बोलते थे चलो भाई x का मान 1 रखते हैं, x का मान पहले 0, x का मान 0 तो y का मान भी 0, x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान, ऐसा नहीं करते थे। नहीं, अगर आप खींचना हो तो हम कहते देखिए ऐसा ग्राफ हो तो खींचाएगा। ये हो गया हमारा x एक्सिस यहाँ पर, और ये हो गया हमारा y एक्सिस। चलो x का मान 0 तो y का मान 0, तो हम यहाँ पर से डॉट करते थे फिर x का मान 1 तो कहते थे कि x का मान 1 यहाँ मान लिए। अब y का मान 2 तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 1 के ऐसे लेके यहाँ पर बिंदु करते थे कि नहीं करते थे। फिर हम लोग का x का मान 1 हो गया, x का मान 2 तो x का मान 2 यहाँ पर कहीं आ गया। नहीं, तो y का मान 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो इस 2 के सामने ऐसे आके यहाँ कहीं पॉइंट करते थे कि नहीं करते थे। नहीं, और जब हमको लाइन सब पॉइंट को मिलाने के, तो सब पॉइंट को मिलाते थे कि नहीं से मिलाते थे, मिलाया तो था। ऐसा अगर आप खींचे हैं कि नहीं खींचे हैं। नहीं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब भी आपका ऐसा कोई ग्राफ दिखाई दे y इज इक्वल टू 2x,
y इक्वल्स टू 3x, नहीं तो ये उसी फॉर्म में है ना, y इक्वल्स टू mx, नहीं तो जब भी ऐसा इक्वेशन आता है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। अगर होता y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो c मतलब इंटरसेप्ट होता है, तब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता, नहीं जैसे हम लोग ये वाला ग्राफ खींचते, ये हो गया, नहीं तो क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, नहीं पास करेगा। ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा, 3 से, नहीं आप इस केस में x और y का ऐसे मॉडल बनाइएगा, ऐसे रखिएगा तो x का मान 0, तो y का मान कितना आ गया 3, तो देख रहे हैं ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, ठीक। चलो तो हम लोग का जो ग्राफ यहाँ से खींचना है वो खींच सकते हैं। यहाँ y एक्सिस के जगह पर क्या है, प्रेशर, तो आपका इसमें y एक्सिस कौन है, ये वाला, तो क्या लिखें इसको, प्रेशर ऑफ गैस। चलो x एक्सिस के जगह पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो ये हमारा x एक्सिस है, इसको क्या लिखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये मोल फ्रैक्शन को ये लाइन दर्शा रहा है, और ये लाइन प्रेशर को यानी दाब को दर्शा रहा है। नहीं अब हमको ग्राफ खींचना है, नहीं तो इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो हम स्ट्रेट लाइन है वो खींच देंगे, यहाँ से ओरिजिन से लेकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, ये हमारा ग्राफ आ गया। तो हेनरी लॉ का कोई ग्राफ खींचने के लिए कहता है, नहीं तो आप इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक। y एक्सिस को मानना है प्रेशर, x एक्सिस को मानना है मोल फ्रैक्शन, नहीं और आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है जो कि कहाँ से पास करे, ओरिजिन से पास करे। अब इस ग्राफ को आप देख के समझ भी सकते हैं, इस ग्राफ को देखिएगा तो इस पॉइंट पर आइए, अगर इस पॉइंट पर आप आते हैं तो इस पॉइंट पर प्रेशर का मान क्या है, 0, तो इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मान भी कितना है, 0, नहीं तो ये ग्राफ हमको बता रहा है कि अगर गैस पर, किसी भी गैस को अगर द्रव्य में घुलाना है, किसी भी गैस को अगर द्रव्य में घुलाना है, अगर उस गैस पर आप प्रेशर 0 लगाए हैं, प्रेशर क्या लगाए हैं 0, तो गैस का मोल भी क्या होगा 0। मोल फ्रैक्शन क्या, मोल ऑफ गैस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो अगर आप किसी गैस को द्रव्य में घुलाना चाहते हैं और उस पर कोई दबाव नहीं लगाए, कोई प्रेशर नहीं लगाए हैं, तो मान लीजिए कि उस द्रव्य में कोई भी गैस नहीं घुलेगा। गैस को घुलाना है तो आपको प्रेशर कम चाहे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, दिक्कत है, ठीक। तो वही हम लोग को बताया गया। आप देख लो प्रेशर का मान हम बढ़ा रहे हैं, मान लो प्रेशर हम लोग का इतना हो गया, नहीं तो प्रेशर इतना हो गया तो देखो तो मोल फ्रैक्शन का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। मोल फ्रैक्शन यहाँ से यहाँ आ गया, आप प्रेशर और बढ़ा दीजिए, प्रेशर यहाँ था अब यहाँ से यहाँ कर दिए, तो मोल फ्रैक्शन का मान भी देखिए आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ाइएगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ता जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या, मोल ऑफ गैस बढ़ता जाएगा। बोलो दिक्कत है, मोल के आगे डॉलर, ये एंड है, उसको एंड मानिए, डॉलर दिख रहा है, जब पढ़ाएंगे तो कम दिखेगा, बस में है ना, और उसमें कुछ यूनिक तनी छाप दिया जाए तो खूब दिखेगा। आदमी का नॉर्मल सा अथी है। चलिए अब यहाँ से देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केच, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केच। जैसे एक फिल्म देखे थे, कौन सा फिल्म था, अजय देवगन जिसमें बना था यमराज, नहीं तो उसमें क्या करता है कि जैसे नहीं होता है कि ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, और वो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लेके ऐसे कर दिया, नहीं और बोलता है कि एक आदमी है उसे पूछता है कि बोलो तुमको क्या दिखता है, बस में आ रहा है, तो वो बोल रहा है कुछ नहीं है, एक वाइट डॉट तो दिख रहा है, नहीं तो वो बोल रहा है कि आपको ये पूरा ब्लैक बोर्ड तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं ये पूरा ब्लैक, इतना ज्यादा ब्लैक रखे हैं हम, ये ब्लैक तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं लेकिन ये व्हाइट वाला डॉट तुमको जरूर दिखाई दे रहा है। नहीं तो इसका मतलब वो बताया था कि जैसे किसी भी आदमी में अच्छाई भी होता है बुराई भी होता है, नहीं जैसे आपके घर के माता जी ही हैं, नहीं या आपके पिताजी ही हैं, तो उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं, ध्यान रखना है, नहीं लेकिन किसी को भी बुराई बहुत जल्दी दिखता है, नहीं जो अच्छाई बहुत सारा होता है वो बहुत कम दिखता है, ध्यान रखना है। तो वही चीज़ है, एक छोटा सा, अब देख रहे हैं उतना देर से हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं,
सोचिए, इस बोर्ड में ये सब समझ में आ रहा है, ये सब भी समझ में आ रहा है, ये सब समझ में आया, ये सब समझ में आया, नहीं कहाँ पॉइंट पकड़ा गया सर? डॉलर लिखा हुआ है। चलिए अगले पॉइंट पे थोड़ा आ जाए। हेलो, चलिए अगले पॉइंट पर थोड़ा सा आया जाए। हम लोगों का अभी जो इक्वेशन था, हम लोग का अभी जो इक्वेशन हम लोग पढ़े यहाँ पर, ये वाला इक्वेशन हम लोग पढ़े कि P इज इक्वल्स टू KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, नहीं गैस का मोल अंश। तो P का मतलब तो समझ में आ गया, गैस पर लगाया गया दाब, मोल अंश यानी कि मोल अंश गैस का, यानी कि विलियन में गैस का जो मोल है वो बता रहा है मोल अंश, ये भी समझ में आ गया। नहीं, अब केज क्या है, तो केज के लिए वर्ड यूज किया गया था हेनरी स्थिरांक। अब इस चीज को समझने की आवश्यकता है, ध्यान रखना है। कोई भी गैस जो है वो अपनी मर्जी से द्रव्य में नहीं घुलना चाहता है, नहीं तो गैस को द्रव्य में घुलाने के लिए, गैस को द्रव्य में घुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, उसको दबाते हैं। नहीं तो अगर हम गैस को दबाते हैं तो क्या गैस जो है वो भी तो पिस्टन को दबाता होगा, ऊपर तरफ धक्का मारता होगा कि नहीं नहीं हमको नहीं घुलना है, नहीं वो भी धक्का मारता होगा, ध्यान रखना है। तो एक्चुअली जो केज है, इस केज को कहा गया कि केज जो है वो गैस के द्वारा पिस्टन पर लगाया गया दाब है। ये केज क्या है? गैस के द्वारा पिस्टन पर लगाया गया दाब है। ध्यान रखना है। नहीं तो ये हो गया गैस पर लगाया गया दाब, और ये हो गया गैस के द्वारा पिस्टन पर लगाया गया दाब कि हमको नहीं घुलना है, वो पिस्टन को भी धक्का मार रहा है, ध्यान रखना है। नहीं तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो गैस को रफ लैंग्वेज में हम तो ये भी कह सकते हैं कि गैस जो केज है, केज ये एक्चुअली क्या बताएगा? नहीं, ये केज क्या बताएगा? गैस की ताकत। बस में आ रहा है। किसी गैस को घुलाने के लिए हो सकता है कि आपको कम दाब लगाना पड़े, कम दाब लगाते ही गैस घुल जाए। किसी गैस को घुलाने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दाब लगाना पड़े, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे अलग अलग गैस हैं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस, नहीं क्लोरीन गैस, बहुत सारे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे गैस हैं। तो क्या सभी गैसों का जो नेचर है वो सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है। तो अलग अलग गैसों की ताकत भी क्या होगी? अलग अलग। इसी में कोई गैस की ताकत ज्यादा होगी, किसी गैस की ताकत कम होगी। नहीं तो ये जो गैसों की ताकत है वो हम किस वैल्यू के आधार पर मापेंगे? केएच वैल्यू के आधार पर। नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रायोगिक होता है, जो आपको दिया रहता है, ध्यान रखना है। तो जिस गैस के केएच का मान ज्यादा होगा उस गैस की ताकत क्या होगी? ज्यादा होगी। जिस गैस के केएच का मान ज्यादा होगा उस गैस की ताकत क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो इसमें दिक्कत है? नहीं तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। तो अब से केएच का मतलब कोई कहे तो केएच का मतलब हमको दिमाग में क्या रखना है? गैस के द्वारा पिस्टन पर लगाया गया दाब। तो गैस पिस्टन पर प्रेशर लगा रहा है, नहीं तो अलग अलग गैस का प्रकृति अलग अलग है। नहीं तो कोई गैस पिस्टन पर कम दाब लगाएगा अगर कमजोर होगा तो, जो गैस मजबूत होगा वो पिस्टन पर ज्यादा दाब लगाएगा, नहीं लगाएगा? क्या लगाएगा? तो वही तो बोला गया, यानी केज जो है एक्चुअली क्या है? गैसों की ताकत है। दिक्कत? ठीक, चलो अब आते हैं इसके पॉइंट को पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केज को बारी बारी से पढ़ते हैं, क्या क्या गुण है।
तो चलो पहला क्या बोला गया है, केएच की इकाई, केएच की इकाई। तो क्या लिखा गया, केएच क्या है, एक तरह का दाब ही ना है, केएच क्या है, एक प्रकार का दाब है। नहीं तो इसका इकाई जो होगा वो बिल्कुल दाब के इकाई की तरह होगा, ध्यान रखना है। तो केएच की इकाई हम लोग क्या कहेंगे, बराबर दाब की इकाई, केएच की इकाई बराबर दाब की इकाई, यानी जो दाब की इकाई होगी वही केएच की इकाई होगी, ध्यान रखना है। ठीक, सिंपल। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ध्यान दिया जाए तो आप फॉर्मूला भी पढ़ चुके हो, P बराबर केएच एक्स विलय, ऐसा पढ़े कि नहीं, या एक्स गैस, विलय के जब हम क्या लिख रहे हैं, एक्स गैस, यहाँ गैस ही विलय है, ध्यान रखना है। अच्छा बताओ, ये जो एक्स गैस हम लिखे हैं, इस मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी, ऐसा कोई इकाई नहीं होता है। नहीं तो अगर इसको 1 मान ले, कोई यूनिट नहीं होता, इसको 1 मान लिए तो हम लोग को P बराबर क्या आ जाएगा, केएच, गुना में क्या 1, क्या किसी कोई यूनिट नहीं है, इसको 1 मान लिए, ध्यान रखना है। नहीं तो केएच का यूनिट किसके यूनिट के बराबर होगा, प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा, ध्यान रखना है। इसका मतलब हुआ कि कोई पूछता है कि बताओ केएच का इकाई क्या होगा, केएच की इकाई नहीं क्या होगी, तो जो प्रेशर की इकाई होती है, तो प्रेशर की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है, बार होती है, टॉर होता है, एटीएम होता है, ये सब किसका यूनिट है, प्रेशर का। नहीं होता है कि आप मास को मापने के लिए ग्राम यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, टन यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं, क्विंटल यूज करते हैं, वैसे ही प्रेशर को मापने के लिए अलग अलग यूनिट यूज किया जाता है, या तो पास्कल, या तो बार, या तो टॉर, या तो एटीएम। नहीं तो किसी भी संख्या के साथ अगर पास्कल लगा हुआ है यानी कि प्रेशर मापा जा रहा है, नहीं होता है, ग्राम लगा हुआ है तो आप कहते हैं भार मापा हुआ, भार माप रहे हैं, लीटर लगा हुआ है तो यानी आयतन माप रहे हैं, ध्यान रखना है। चलो इतना में दिक्कत है, चलो अगले पॉइंट पे आओ। अलग अलग गैसों के लिए केएच का मान अलग अलग होता है समान ताप पर, सही बात है भाई, अलग अलग गैस हैं, नहीं तो अलग अलग गैस का नेचर सेम हो कि अलग अलग, अलग अलग, तो केएच का मान भी अलग अलग होगा, ध्यान रखना है। तो वही तो यहाँ दिया हुआ है, देखो हीलियम का 293 केल्विन ताप पर केएच का वैल्यू कितना है, 144.97। नहीं तो ये कैसा गैस है, अक्रिय गैस, कैसा गैस है, अक्रिय गैस, तो ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, जल्दी किसी में घुलेगा ही नहीं। नहीं तो इसको घुलाने के लिए आपको बहुत ताकत चाहिए, नॉर्मल ताकत पर नहीं घुलेगा। इसे देख लो केएच का मान कितना है, 144.97, इसके सापेक्ष में बाकी सबका देख लो बहुत कम है, नहीं कम है। तुमको H2 गैस का देख लो 69.16, N2 गैस का देख लो 76.48 और O2 गैस का देख लो 34.86, नहीं है क्या, बस में आ रहा है। तो अलग अलग गैसेस से केएच का मान अलग अलग होता है, नहीं यानी अलग अलग गैसेस की ताकत क्या है, अलग अलग है, दिक्कत है आए टेम्परेचर सबका, हाँ यानी समान ताप पर सबका ताकत चेक किया गया, बस में आ रहा है ना, समान ताप पर सबका ताकत चेक किया गया, तो सबका ताकत समान ताप पर भी क्या है, अलग अलग। जैसे एक ही क्लास है, नहीं एक ही क्लास है यानी कि समान ताप, एक ही क्लास है, इसमें क्या सभी बच्चों की ताकत समान है, नहीं है। इसी क्लास में सभी बच्चों की ताकत समान है, नहीं है। इस क्लास में सभी बच्चों का मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या सेम है, नहीं है, अलग अलग है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर यानी एक ही कंडीशन पे दो चीजों को रख दिया जाए। चलो अगला क्या लिख रहा है, किसी गैस के केएच का मान जितना ज्यादा होगा उस गैस की द्रव में घुलनशीलता उतनी ही कम होगी निश्चित ताप पर। ये समझ में आ रहा है, नहीं जिस गैस के केएच का मान ज्यादा उसकी ताकत ज्यादा, अगर उसकी ताकत ज्यादा है तो क्या वो जल्दी वो गैस द्रव में घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो वही तो लिख रहा है कि जिस गैस के केएच का मान ज्यादा होगा, नहीं उस गैस की द्रव में घुलनशीलता कम होगी, ध्यान रखना है। ठीक, इस बात को तुम ऐसे भी देख सकते थे, जैसे फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या था, P बराबर केएच और एक्स गैस, तो एक्स एक्चुअली इसी को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, P बराबर केएच, और यहाँ पर एक्स गैस का मतलब विलयता, क्या लिखते हैं, विलयता। विलयता को यहाँ हटा के तो ये लिखे थे हम लोग। तो अगर हमको यहाँ से विलयता निकालना होता, सॉरी यहाँ से हमको केएच निकालना होता, केएच, तो केएच बराबर हम लोग क्या करते, P अब बट्टा में क्या लिखते, विलयता। तो यहाँ पर तुम ये बताओ कि इस केएच में और इस विलयता में सीधा संबंध है कि उल्टा संबंध है,
उल्टा संबंध है। तो जब उल्टा संबंध है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर किसी गैस के केएच का मान ज्यादा होगा तो उस गैस की जो विलयता होगी वो विलयता क्या होगी, कम होगी। उल्टा संबंध है, ये ऊपर है ये नीचे है। नहीं तो अगर ये मान ज्यादा तो ये मान कम। बोलो दिक्कत है, कह सकते हैं। सेम उसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, O2 इज मोर सॉलेबल इन वाटर देन N2। नहीं, O2 इज मोर सॉलेबल, इसका मतलब O2 ज्यादा घुलनशील है, O2 ज्यादा घुलनशील है। किसके सापेक्ष में, N2 के सापेक्ष में। ध्यान रखना है। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि O2 के केएच का मान अभी हम लोग देखे थे कि लगभग 34 पॉइंट समथिंग दिया था। नहीं, और N2 जो था इसके केएच का मान लगभग हम लोगों का 76 या 71 के आसपास कुछ दिया गया था, 76 के आसपास में। तो यहाँ से देखें अगर तो इसका वैल्यू लगभग 76 के आसपास में दिया हुआ है, ध्यान रखना है। नहीं तो जिसके केएच का मान ज़्यादा होगा उसकी घुलनशीलता क्या होगी, कम होगी। तो ये कम घुलेगा, ये ज़्यादा घुलेगा। दिक्कत है, वो वैल्यू याद नहीं करना है। नहीं, वो एनसीईआरटी का आपका डाटा है, तो उस डाटा को लिख दिया गया आपको समझाने के लिए, बस है ना। आपको मतलब याद रखना है, केएच का इकाई तो प्रेशर के इकाई के बराबर। नहीं, अलग अलग गैसेस के केएच का मान अलग अलग होता है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, जिस गैस के केएच का मान ज्यादा उसकी घुलनशीलता कम होती है, ये सब पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए, ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ताप बढ़ाने पर किसी गैस के केएच का मान बढ़ता है, सही बात है। नहीं, अगर कोई भी गैस है, नहीं, और उस गैस का अगर ताप बढ़ा दो तो उस गैस के कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी तो इसका मतलब केएच का मान बढ़ेगा। दिक्कत है, तो ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की ताकत बढ़ती है, यानी गैसों के केएच का मान बढ़ता है, ध्यान रखना है। अब अगर केएच का मान बढ़ जाए, किसी गैस के केएच का मान बढ़ जाए तो उसकी घुलनशीलता द्रव्य में बढ़ेगी घटेगी, घट जाएगी, नहीं घट जाएगी। बस में आ रहा है ना। आप मान लीजिए कि पानी है, नहीं, या कोल्ड ड्रिंक्स ही है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, पानी के अंदर CO2 घुला रहता है, पानी के अंदर क्या रहता है, CO2 घुला रहता है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा पीना पसंद करते हैं कि गर्म पीना, ठंडा, ठंडा पीना पसंद करते हैं। क्या है भाई, क्या कि ठंडा जो पानी है उसमें ज्यादा CO2 घुला हुआ मिलेगा, बस में है ना। और उसी को तनी कोल्ड ड्रिंक्स को लेके एगो बर्तन में ढार दें, ढार के तनी गैस पर गर्म कर दें, और गर्म करके उसके बाद पिए। नहीं तो उसमें जो घुला हुआ CO2 उसमें उपस्थित रहेगा कि उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो पीने में मजा आएगा, नहीं आएगा, बुझाएगा शरबत पी रहे हैं, बस में है ना। तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा क्यों लगता है ठंडा में, क्योंकि उसमें CO2 घुला हुआ है। आप जब पीते हैं, नहीं, तो उसमें का CO2 गैस, जैसे आप मुंह में डालते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसमें का CO2 गैस अंदर जाना नहीं चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है। तो आपको गर्दन में जहां तक खुजली होता है तो आपको अच्छा लगता है। देखा जाए, यहां पर आ जाए तो क्या लिख रहा है, देखो तो O2 गैस 293 केल्विन पर है, तो उस समय केएच का मान कितना है, 34 के आसपास में है। और यहाँ देखो O2 गैस वही गैस है, ताप बढ़ा दिए तो उसके केएच का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया है। नहीं, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इनको बस देख के समझना है कि ये दिखा रहा है कि हाँ बढ़ा है। ये सब एनसीईआरटी का आपका दिया हुआ चीज है, और ये एक्सपेरिमेंटल सही सही सब रिजल्ट लिखा हुआ है, तो याद नहीं करना है, बस समझ जाना है। सेम N2 गैस का 293 केल्विन पर केएच का वैल्यू देख लो, और N2 गैस का 303 केल्विन पर केएच का वैल्यू देख लो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी ताप बढ़ाओगे तो गैस के केएच का मान बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो तो क्या लिख रहा है, केएच का मान गैस तथा द्रव्य विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझो। यहाँ देखो, ये कौन सा गैस है, H2 गैस को घुलाना है पानी में, कहाँ घुलाना है, पानी में। तो H2 गैस को पानी में घुलाना है तो उस समय केएच का मान कितना है, 71। नहीं, यही H2 गैस को बेंजीन में घुलाना है तो केएच का मान कितना है, 3.67। यानी कि केएच का मान यही H2, इसी H2 के केएच का मान कभी इतना है, इसी H2 के केएच का मान कभी इतना है। देख रहे हो, तो H2 के केएच का मान चेंज कर रहा है, किसके आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर भी चेंज कर रहा है।
ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ पर तुम जानते हो H2 जो है ये पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, H2 तुम्हारा नॉन पोलर है, ध्यान रखना है। और यहाँ से जो वाटर दिया गया है ये वाटर क्या है, पोलर, वाटर तुम्हारा पोलर है। चलो यहाँ पर देखो H2 तुम्हारा नॉन पोलर है, नहीं, और जो बेंजीन है वो क्या है, नॉन पोलर, C6 से 6 होता है। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि समान समान को घुलाता है, नहीं तो ये बताओ कि H2 जो है वो आसानी से पानी में घुलेगा कि आसानी से बेंजीन में घुलेगा, बेंजीन में आसानी से घुलेगा। तो बेंजीन में H2 घुलना चाहता है, इसलिए उसके KH का मान कम है, नहीं, और H2 पानी में नहीं घुलना चाहता है, नहीं तो उसे KH का मान क्या है, ज्यादा है, ध्यान रखना है। दिक्कत है, नहीं, जैसे आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर, आपके द्वारा लगाया गया प्रेशर, आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, नहीं, और आपसे बोला गया कि देखो तुमको तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो 3 घंटा पढ़ाई करो, नहीं, या 3 घंटा एक बहुत बेजोर फिल्म लगा हुआ है वो देख लो, नहीं, बस मेरा है। तो आपका जो विरोधाभास वाला एथी है, केच का मतलब क्या, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके केच का मान जो है किस स्थिति में ज्यादा रहेगा, किस स्थिति में कम रहेगा, पढ़ने के केस में ज्यादा रहेगा, वही ना, जब पढ़ाई वाला बात आएगा तो वहाँ केच का मान ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, नहीं 3 घंटा कौन पढ़ता है, बस मेरा है। अब फिल्म है 3 घंटा नहीं 3.5 घंटा चल सकता है भाई, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा है। तो उस केस में यहाँ पे केच का मान क्या हो गया, कम कर लिया आप। तो सब आपके अंदर का खेल है, ध्यान रखना है, ये सब जो है आपके अंदर का खेल है, केच का मान कब हाई कर लेना है और केच का मान कब लो कर लेना है, वो आपके मन के अनुसार काम पर है, डिपेंड करता है। देख लो CO2 गैस है, CO2 गैस को पानी में घुलाना है, नहीं तो पानी में घुलना है तो KH का मान कितना 1.67, यही CO2 को देखो बेंजीन में घुलना है तो KH का मान एकदम नगण्य है 0.11। तो आप पढ़ चुके हैं CO2 जो है ये आपका क्या होता है, नॉन पोलर, हम पढ़ा चुके हैं आपको, नहीं CO2 आपका नॉन पोलर होता है, जबकि वाटर आपका पोलर है, और जो बेंजीन है आपका ये नॉन पोलर है, नहीं तो ये बताइए कि जो CO2 है वो किस में घुलना पसंद करेगा, बेंजीन में जल्दी घुलना पसंद करेगा, इसलिए देखो तो KH का मान बहुत कम है, बस में आ रहा है ना। लेकिन पानी के अंदर से KH का मान क्या है, ज्यादा है, बोलो दिक्कत है, नहीं तो ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। सेम एज CH4 का केस देख लो, पानी में घुलना है तो 41.85 है, और इसी CH4 को जब बेंजीन में घुलना है तो KH का मान 0.57 है, फर्क है कि नहीं है, तो ये सब पॉइंट तुमको ध्यान रखना होगा। यानी कि पोलर को पोलर में घुलाना है, नहीं तो उस केस में गैस का KH का मान कम होगा, नहीं पोलर को पोलर में घुलाना है तो KH का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर नॉन पोलर को पोलर में घुलाना है तो KH का मान ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो इसको पढ़ लें, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का क्या लिमिटेशन है, यानी हेनरी का जो नियम तुम पढ़े हुए हो, नहीं तो हेनरी का नियम तुम क्या पढ़े, हेनरी का नियम किस केस में है, दाब का प्रभाव, याद रखना। किसी भी गैस को द्रव में घुलाने के लिए हम लोग जो दाब लगाते हैं उस दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में किसने बताया था, हेनरी साहब ने, नहीं तो हेनरी का जो ये दाब का प्रभाव वाला जो नियम है वो किस केस में लागू होगा और किस केस में लागू नहीं होगा, ये समझना है। चलो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो क्या बोल रहा है, गैस का चरित्र आदर्श गैस की तरह होना चाहिए, ध्यान रखना है, गैस का जो नेचर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, वो आदर्श गैस की तरह होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक। तो पहला पॉइंट ये हम लोग को दिया गया, और आदर्श गैस क्या है, नहीं तो आगे हम लोग को मिलने वाला है, आइडियल नॉन आइडियल सब मिलेगा, ध्यान रखना है, उस समय इसको डिटेल करेंगे हम लोग। फिलहाल आपको दिमाग में रखना है कि गैस का चरित्र क्या होना चाहिए, आदर्श। जैसे नॉर्मली आदर्श मतलब समझते हैं आप लोग, नॉर्मली अगर देखें नहीं होता है जैसे कोई संस्कारी, सही बात है, संस्कारी बच्चा, नहीं जैसे कोई बच्चा है उसको कोई एक झापड़ मार दिया, कोई बात नहीं, नहीं बस में आ रहा है, वो बोल रहा है कोई बात नहीं है, बस में आ रहा है ना, तो वो हो गया आदर्श बच्चा, नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, बस में आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करता है, उसको बोलते हैं आदर्श, ध्यान रखना है। और अनादर्श का मतलब समझते ही हैं, असंस्कारी, एक झापड़ मारी है तो एकदम पूरा एकदम लाता मुक्की सब कर लेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पर लिमिटेशन पर रहे थे, गैस विलय को विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखो
यहाँ विलायक कौन है? जल। और उससे NH3 गैस को हम जल में घुलाने के लिए ले गए। अब NH3 गैस को हम जल में घुलाने के लिए ले गए, नहीं तो ये घुलने के बजाय, घुला भी इसमें बहुत अच्छी तरह से घुल गया, लेकिन घुलने के बाद उसी में कंपाउंड भी बनाने लगा। क्या बनाने लगा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाने लगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH कंपाउंड ये बना लिया। नहीं तो इस केस में हेनरी का लॉ इस पर लागू नहीं होगा, यानी इस केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब क्या है? प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अमोनिया गैस को अगर पानी में घुलाना है, नहीं तो आपको कोनो प्रेशर अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। आप खाली अमोनिया गैस को फ्लो करवाइए पानी के अंदर, ये आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता चला जाएगा। यहाँ पर आपको कोई प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो जिस केस में रिएक्शन होने लगे, हमेशा याद रखिए, जिस केस में क्या होने लगे? रिएक्शन होने लगे विलायक और विलय के बीच में, वहां पर प्रेशर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है। तो जब प्रेशर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है तो हेनरी का नियम यहाँ लगा नहीं। हेनरी का नियम किस केस में है? प्रेशर के केस में, ध्यान रखना है। यहां आ जाओ, विलायक के अंदर विलय, संयोजन या वियोजन गुण नहीं दिखाना चाहिए, ध्यान रखना है। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब टूटना, और संयोजन का मतलब जुटना, ध्यान रखना है। यानी आपका जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो यहाँ पर विलायक जल लिए हुए हैं और उसमें हम HCl को डालें, तो HCl को डालें तो HCl पानी में जाने के बाद तुरंत टूट जाता है, H+ और Cl-, नहीं H+ और Cl-, तो पानी भी पोलर, पानी क्या है? पोलर। और HCl आयन में टूट जाता है, तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे, जो आयंस में टूटते हैं वो भी क्या होंगे? हाईली पोलर। तो ये भी पोलर हो गए, पानी भी पोलर, तो ये भी बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रेशर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इस केस में भी आपका हेनरी लॉ लागू नहीं होगा, यानी दाब का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी कोई कहता है कि हेनरी लॉ यहाँ लागू नहीं होगा, तो इसका मतलब ध्यान क्या आना चाहिए? दाब का प्रभाव यहाँ नहीं लगेगा। दिक्कत है? यानी इस गैस को घुलाने के लिए हमें दाब लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो, दिक्कत है? नहीं तो यहाँ से गैस की विलयता के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े, नहीं अगले क्लास में इस पे और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। पोलर को, हाँ नॉन पोलर को, अगर नॉन पोलर विलायक में घुलाएंगे तब प्रेशर का मान कम हो गया, एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि गैस जो है वो घुलना चाहता है। आप थोड़ा सा प्रेशर लगाइएगा तो घुल जाएगा, नहीं बिल्कुल कम होगा, नहीं कम होगा। एच का मान कम, यानी गैस जो है अपोज नहीं कर रहा है, नहीं उसको मन है घुलने का, तो आप थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए, घुल जाएगा। नहीं जैसे आपको फिल्म जाने का मन था, नहीं लेकिन गार्जियन के डर से जो है आप तनी सकपका रहे थे, नहीं अति फिल्म देखना है तुमको, जी नहीं, जाओ 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 देख लो जाओ, जी जी, समझ रहे हैं? तो आपको मन तो था, आप प्रेशर तनी मनी लगा रहे थे, लेकिन आशा था कि तनियो मनी तनी पापा जी तनी धक्का मार देते ना तो हम चलिए जाते, नहीं तो तनी मनी धक्का मारे बस अब चल दिए, जा रहा है। तब ये डिपेंड करता है कि आप दोनों अगर प्रोपोर्शन में बढ़ाइएगा, यानी जितना मात्रा से आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं उतनी ही मात्रा से ताप बढ़ा दीजिएगा तो गैस घुलबे नहीं करेगा। अगर कहीं ताप ज्यादा बढ़ा दिए आप प्रेशर कम लगाए, नहीं तब उल्टे मालूम चला कि गैस का ताकत बढ़ गया, आप प्रेशर को लगा पिस्टन को ऊपर धकेलने, तब तो और नहीं घुलेगा, घुलनशीलता घट जाएगी। आप प्रेशर ज्यादा लगाइए तो घुलने लगेगा, अधिक लगाना पड़ेगा, नॉर्मल केस वाले ज्यादा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।